यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग में फंसे हुए भारतीय छात्रों को भारत सरकार द्वारा सकुशल वापस लाने का काम किया जा रहा है। लगातार भारतीय छात्र युद्ध संकट के बीच से भारत अपने घर आ रहे हैं। इसी बीच मथुरा के आनंद वन फेज 1 का रहने वाला सचिन चौधरी दो देशों के बीच हो रहे युद्ध से बचकर गुरुवार को अपने घर पहुंचा है। सचिन चौधरी यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था। वह एमबीबीएस तीसरे वर्ष का छात्र है। सचिन के यूक्रेन से घर वापस आने पर परिवार के लोगों में खुशी है। यूक्रेन से घर वापस लौटे सचिन ने नियो न्यूज से कहा कि बहुत ही बुरे हालातों से निकलकर वह सकुशल घर पहुंचे हैं। भारतीय छात्र ने बयां किए यूक्रेन की हालत। सुनिए क्या कहा यूक्रेन से लौटे मेडिकल के छात्र सचिन ने। रूस द्वारा यूक्रेन में लगातार बमबारी की जा रही है, यानी कि इस वक्त हम बात कर रहे हैं तो यूक्रेन में भीषण युद्ध के हालात हैं और भीषण युद्ध के हालात के बीच भारतीय छात्र भी वहां फंसे हुए हैं। ऐसे में भारत सरकार के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो भारत के छात्रों को वहां से निकालने की है। इसी बीच मथुरा के आनंद वन फेज 1 के रहने वाले सचिन चौधरी भी यूक्रेन में फंसे हुए थे, जो अभी अभी यूक्रेन से जो रेस्क्यू जो सरकार ने चलाया है उसके माध्यम से मथुरा पहुंचे। आप देख रहे हैं कि मेरे साथ में वो आनंद वन फेज 1 में अपने परिवार के लोगों के बीच बैठे हुए, उनके पापा हैं, उनके चाचा हैं, ताऊजी हैं, उनके भाई हैं, सभी लोग यहाँ पर हैं जो कि सचिन चौधरी। और यहाँ इसी बीच सचिन की सूचना पर यहाँ कुमार नरेंद्र सिंह जो कि राष्ट्रीय दल के वरिष्ठ नेता हैं वो भी सचिन का हालचाल लेने यहाँ पर पहुंचे हैं। तो इस वक्त हम सचिन से सबसे पहले बात करना चाहेंगे, क्योंकि यूक्रेन में युद्ध के बीच से बच के वापस आना ही अपने आप में एक बड़ी सफलता है और भारत सरकार का सबसे बड़ा जो चैलेंज है इस वक्त वो बच्चों को सकुशल वापस लाना है। सचिन, अभी अभी आप आज मथुरा पहुंचे हैं यूक्रेन से और युद्ध के बीच से निकल के आए हैं। वहाँ के हालात किस तरीके के थे, क्या कुछ आपको उस समय सहन करना पड़ा था वहाँ पर? जब मैं वहाँ से आया था मतलब यूक्रेन से, तो वहाँ पे काफ़ी बुरे हालात थे, जैसे कि बस नहीं मिलना, टैक्सी नहीं मिलना और काफ़ी दूर तक जाम लगे रहना। तो उस दौरान फिर बॉर्डर तक पहुँचना, फिर उसको क्रॉस करना, वो काफ़ी मुश्किल हो गया था हमारे लिए। अच्छा, आप यूक्रेन के किस शहर में थे? मैं टर्नोपिल में पढ़ता था। टर्नोपिल शहर था मेरा। टर्नोपिल? हाँ, टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी मेरी यूनिवर्सिटी थी, उसमें मैं मेडिकल की। कौन सी क्लास वहाँ आप छात्र थे उसमें? मैं 3rd ईयर में था, 3rd ईयर। हाँ। अच्छा, जिस तरह से वहाँ पर जब युद्ध की आशंकाएं हुई, जब युद्ध की घोषणा हुई तो आपको कैसा लगा? किस तरीके से फिर आपने यहाँ आने की प्लानिंग्स की, कैसे वहाँ फंसे रहे, वो पूरी बात बताइए। युद्ध की जब घोषणा हुई थी तो हमें जब न्यूज़ मिली थी तो हमने डिसाइड किया था कि यहाँ से निकलना तो है ही है, लेकिन फ़्लाइट्स वगैरह कैंसिल हो गई थी। तो फिर जब गवर्नमेंट के आदेश थे कि मतलब इंडियन बॉर्डर्स पे आपको जाना है, फिर वहाँ से आप जाइए, फिर हम आपको ले लेंगे, इंडियन एम्बेसी ने बोला था ऐसे करके। तो हमने डिसाइड किया कि बॉर्डर्स पर जाते हैं, टैक्सी वैक्सी बस वस से जो भी आपको मतलब सूटेबल मिले जो है, फिर हम वहाँ पे गए। तो कुछ बॉर्डर्स हमें मतलब सूटेबल नहीं रहे क्रॉस करना, क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम्स थी। उन्होंने बोला था कि शायद इंडियन एम्बेसी अलाउ नहीं कर रही है। किस बॉर्डर पर वहाँ से निकले? मैं पोलैंड बॉर्डर पे गया था, लेकिन क्या हालात थे पोलैंड बॉर्डर? वहाँ बहुत बुरे हालात थे और वहाँ पे जो भी जा रहा था उसको क्रॉस नहीं करने दे रहे थे और काफ़ी दिक्कत थी। खाने पीने की कोई सुविधा नहीं थी। कोई सुविधा नहीं थी? नहीं, ना रहने की सुविधा थी। तो आपने कब आप अपने हॉस्टल से निकले, कितने दिन आपको रास्ते में सफ़र करना पड़ा, कैसे चले वहाँ पे आप? मैं 24 तारीख को निकला था, 24-25 तारीख को। और वहाँ पे मैं पोलैंड बॉर्डर गया पहले स्टार्टिंग में, लेकिन वहाँ पे मुझे वहाँ पे निराशा हाथ लगी। वहाँ पे कुछ मेरे को घुसने नहीं दिया। क्या कह दिया? वहाँ पे कहा था कि इंडियन एम्बेसी की तरफ से कोई सूचना नहीं है कि तुम अंदर आओ और पोलैंड में एंटर करो, जब आएगी इन्फॉर्मेशन तो हम आपको बता देंगे, जब आप वेट करो। तो इतना दूर जाना पॉसिबल नहीं था। फिर हमने क्या किया, वहीं पे शेल्टर ले लिया, थोड़ा बहुत कुछ जगह थी तो हाँ क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत आग वाग जला ली तापने के लिए, थोड़ा बहुत टाइम पास कर लिया ऐसे करके। ज़्यादा थी वहाँ पर? काफ़ी ठंड थी, -5-6 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर था। तो लेटना तो बहुत दूर की बात है, खड़ा होना ही बहुत मुश्किल था वहाँ पे। तो हमने बड़ी मुश्किल से जो है रात गुजारी वहाँ पे। फिर अगले दिन जब हुई तो तब भी कुछ मतलब फाइनल डिसीजन नहीं मिला कि पोलैंड के अंदर घुसना है, एंटर करना है या नहीं करना है। फिर हमने डिसाइड किया कि दूसरे अपन बॉर्डर जाएँ जो है। फिर अपन वापस आए? हाँ, वहाँ से फिर अपन वापस आए थे। फिर अपन दूसरे बॉर्डर गए और फिर अपन ने हंगरी का बॉर्डर डिसाइड किया। और जब अपन हंगरी बॉर्डर में गए तो हमने हंगरी के बॉर्डर का क्या था कि रेलवे स्टेशन था, रेलवे स्टेशन में ट्रेन पकड़नी थी, फिर वो हंगरी के बॉर्डर तक पहुँचा दी थी। तो रेलवे स्टेशन में काफ़ी भीड़ थी, हर तरह के नेशनलिटीज़ थी वहाँ पे, लोग वाग थे। तो वहाँ भीड़ बहुत थी वहाँ पे और उसकी टिकट के लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी इमिग्रेशन के लिए, तो पॉसिबल नहीं था वहाँ पे भी। तो वहाँ से भी हमको निराशा हाथ लगी तो हम फिर दूसरी जगह जाए, दूसरी बॉर्डर गए स्लोवाकिया। वहाँ इतने बंदे नहीं थे, मतलब मुझे जानकारी मिली थी अपने फ्रेंड के थ्रू कि यहाँ पे भीड़ नहीं है। हाँ, वहाँ पे मुझे फ्रेंड के थ्रू जानकारी मिली थी कि तुम यहाँ पे जल्दी आ जाओ, यहाँ पे इतनी मतलब भीड़ नहीं है। इतने हालात वहाँ हो गए कि आप 3 बॉर्डर पहुँचे, वहाँ आपको ऑप्शन नहीं मिला निकलने का, फिर आप जो है स्लोवाकिया पहुँचे, वहाँ से फिर तो वहाँ पे फिर जो है भीड़ थी पर इतनी नहीं थी, आदमी नॉर्मली जा सकते थे।
तो करीब मुश्किल से 1-1.5 घंटा मुझे खड़ा रहना पड़ा होगा। फिर मेरा नंबर आ गया था, फिर मैं अंदर आ गया बॉर्डर के। फिर वही पासपोर्ट पे स्टैम्प वगैरह लगी। फिर उसके बाद जैसे ही स्लोवाकिया में एंटर किया मैं, तो मुझे बस मिल गई थी स्लोवाकिया इंडियन एम्बेसी की तरफ से बस आ गई थी। ये इंडियन एम्बेसी ने काफ़ी अच्छा काम किया। फिर बस से मैं होटल में उन्होंने मुझे ठहराया, वहाँ पे खाने पीने की अच्छी सुविधा मुझको मिली, रहने की मिली। फिर 1-2 दिन मैं वहाँ पे होटल में रहा, फिर मुझे फ़्लाइट की टिकट करा दी गई और मैं यहाँ पे आ गया। अच्छा, वहाँ भी रहना पड़ा आपको 1-2 दिन? वहाँ क्यों रहना पड़ा? क्योंकि अर्जेंटली ऐसा होता है कि स्लोवाकिया में जब तक 200-250 बच्चे स्टूडेंट्स नहीं आते, उतना फ़्लाइट अरेंज नहीं करते हैं। अच्छा। जब इकट्ठे आते हैं 200-250 बच्चे, तो उनके लिए फ़्लाइट फिर अरेंज कर देते हैं, सिर्फ फ़्लाइट खाली नहीं। अब 24 तारीख को आपने हॉस्टल छोड़ दिया था अपना? हाँ, 24 तारीख को छोड़। तो उस दौरान कहाँ रहे थे इतने दिन आप? वही कुछ टाइम बाहर रहे, ऐसे ही कुछ थोड़ा बहुत चलते-चलते निकल भी जाते हैं। अच्छा, हाँ, इतना चले आप? हाँ, काफ़ी 50 किलोमीटर चलाता मैं करीब जो है। पैदल? हाँ, पैदल। और नॉन स्टॉप 8-8, 9-9 घंटे चलाता मैं। और कुछ होटलों में गुजर गई रात वगैरह, ऐसे टाइम काफ़ी गुजर गया फिर। उस समय जब ये युद्ध आप देख रहे हैं, सूचनाएं आपके पास में आ रही थी, तो आपको क्या लग रहा था कि यहाँ से निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे? हाँ, लग रहा था कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो है काफ़ी जो है, क्योंकि फ्लाइट्स वगैरह बंद हो गई थी। मेरी टिकट थी 6 तारीख की, नॉर्मल टिकट, वो भी कैंसिल हो गई थी। तो लेकिन फिर सोचा था कि निकलना तो है ही है, कैसे भी करके थोड़ा बहुत कष्ट होगा, और क्या है, फिर हमने फिर डिसाइड किया निकलना। अभी आप ऐसा कोई सूचना आपको मिल रही है कि अभी आपके जो साथ के रहने वाले हैं, कुछ फंसे हुए हैं वहाँ पर? हाँ, काफ़ी लोग फंसे हुए हैं अभी जो है, कुछ मेरे साथ आ गए थे, कुछ अभी वहाँ पे रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं। हाँ। तो आपके साथ में कहाँ के और स्टूडेंट्स थे? मेरे साथ में गुजरात के थे कुछ बच्चे राजस्थान के थे, और कुछ ऐसे आगरा साइड के, सादाबाद, एटा इन साइड के भी थे। क्या जिस समय आप वहाँ थे, तो ये घोषणा हुई थी, तो क्या लग रहा था कि युद्ध के दौरान आपको निकलना चाहिए यहाँ से या नहीं निकलना चाहिए? क्या ऐसा फील हो रहा था जब ये मतलब युद्ध का जब स्टार्ट हुआ था, तो अपने को डीन ऑफिस से भी क्या कहते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी से वो एक ऑफिशियल लेटर मिल गया था कि तुम जो है अपनी यूनिवर्सिटी छोड़ सकते हो, हम ऑनलाइन चलाएंगे क्लासेस? हाँ, क्योंकि उससे पहले यूनिवर्सिटी ने कोई हमें ऐसा ऑफिशियल नोटिस नहीं दिया था कि हम ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं, वरना हम बहुत पहले निकल गए होते, मतलब ऐसे युद्ध का बारी नहीं आती। यानी कि 24 तारीख से अगर देखा जाए तो मतलब 6-7 दिन तक आप लगातार सफ़र करते रहे? 7 दिन तक लगातार सफ़र करता रहा, तब जाके आप पहुंचे अपने घर पर। बिना ऑपरेशन स्पाइन व जोड़ों के दर्द का इलाज और न्यूरो सर्जरी अब मथुरा में संभव। क्षेत्र में पहली बार बड़े शहरों की सुविधा अब सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रोमा सेंटर में उपलब्ध। ICU, NICU, वेंटिलेटर, एक्सीडेंट के सभी इमरजेंसी मरीज, दिमाग एवं रीढ़ की हड्डी के सभी ऑपरेशन अब मथुरा में संभव। राम मनोहर लोहिया PGI अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा 24 घंटे इमरजेंसी एवं प्रतिदिन OPD की व्यवस्था। डॉक्टर प्रेमपाल भाटी, न्यूरो सर्जन, राम मनोहर लोहिया PGI अस्पताल। न्यूरो सर्जरी, दिमाग एवं रीढ़ की हड्डी एवं एक्सीडेंट के सभी गंभीर मरीजों का इलाज अब मथुरा में सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 24 घंटे उपलब्ध है। प्लास्टिक सर्जरी की सुविधा भी उपलब्ध। सभी प्रकार की प्लास्टिक सर्जरी के विशेषज्ञ सर्जन डॉक्टर डिम्पी शर्मा। सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अब हर तरह की प्लास्टिक सर्जरी की सुविधाएं उपलब्ध है, तो मथुरा वासियों को अब आगरा या दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर गौरव भारद्वाज, डायरेक्टर एंड फिजिशियन, सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर एवं पेन मैनेजमेंट सेंटर, गोवर्धन चौराहा के समीप, दिल्ली हाईवे, मथुरा। और लोगों से कोई सूचना आपकी मिल रही है किस तरह के हालात में वहाँ भी लोग फंसे हुए हैं? अभी जिस टाइम जब मैं निकल के आया था, उस टाइम क्योंकि युद्ध स्टार्ट ही हुआ था जस्ट जो है, तो उस टाइम हालत ज़्यादा ख़राब थे। सारे बॉर्डर्स पे देख लो या फिर सिटी के अंदर देख लो यूक्रेन के। लेकिन अब धीरे धीरे जो है प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रही है, गवर्नमेंट जो अच्छा काम कर रही है, निकल के आ रहे हैं बच्चे जो है काफ़ी, तो अब इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है, बच्चे ज़्यादा निकल के आ रहे हैं जो है। हाँ, आपने कहा कि ये हम सचिन चौधरी से बात कर रहे हैं, और जो अभी आज मॉर्निंग में और यूक्रेन से युद्ध के बीच से निकलकर वो अपने भारत आए और अपने घर पर आए। आनंद वन फेज 1 में इनका आवास है, और इनके परिवार के लोगों से भी हम बात करते हैं। इनके पिता हैं, इनके ताऊ हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। बहुत मुश्किल हालात में बेटा निकल के आया है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की समस्याओं से जूझा, आपका जब संपर्क इससे रहा? 24 को जब बेटे से हमारी बातें हुई थी, तो इन्होंने यही बोला था कि पापा हम जो है एक बस करके उसमें करीबन 25 स्टूडेंट जो है और टर्नोपिल से और पोलैंड बॉर्डर के लिए जा रहे हैं। तो चलो मैंने कि हमको तसल्ली हो गई, चलो बच्चे निकल जाएंगे, अपना कुछ टाइम लगेगा जो भी सफ़र में है। मगर क्या है कि वहाँ पर इनकी फिर सूचना आई कि करीबन जो है 35 किलोमीटर पहले ही पोलैंड बॉर्डर से जाम लगा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे यूक्रेन सिविलियंस जो अपनी प्राइवेट गाड़ियों से जा रहे हैं, जाम लग गया है, तो इनको पैदल चलना पड़ा। हमने खैर काफ़ी हौसला इनका बढ़ाया कि भाई आर्मी वाले भी पैदल चलते हैं, आप समझो एक तरह का ये जो है आपकी ट्रेनिंग चल रही है। सबसे बड़ी बात ये रही कि 24 तारीख को अपना हॉस्टल छोड़ दिया वहाँ से। जी 24 को छोड़ने के बाद तो मैं इनका जो है थोड़ा हौसला बढ़ाता रहा
इनकी मोरल को बूस्ट करता रहा। मैंने कि भाई समय होता है, कभी ऐसा हो जाता है। परंतु प्रॉब्लम मेन क्या थी वहाँ पर कि जो क्लाइमेट था वो काफ़ी बहुत ज़्यादा कोल्ड था। जैसे कि इन्होंने बताया कि -10 तक -8 तक गया था। और उसके बाद जब फिर यूक्रेन बॉर्डर इनका क्रॉस हो गया तो पोलैंड और यूक्रेन बॉर्डर के बीच में करीबन 8 किलोमीटर जो बफर जोन होता है उसमें बहुत सारी भीड़ थी वहाँ पर। वो जैसे भी पार करके पोलैंड बॉर्डर पर गए तो सबसे ज़्यादा निराशा इनको तब हुई जब इनका मेरे पास फ़ोन आया कि वो पापा बोले जहाँ पोलैंड बॉर्डर पे तो एंट्री नहीं दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि अभी ऐसा कोई हमारा एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। तो मैंने कि बाकी के बच्चे क्या कर रहे हैं? बोले कुछ बच्चे तो यूनिवर्सिटी में जाने के लिए तैयार हैं, कुछ यहीं बैठ गए। तो मैंने बोला आप जैसे भी है रात वहीं गुजारो। काफ़ी हिम्मत से काम किया इन्होंने जो है और रात वहाँ पर गुजारी। सुबह भी हमारी जो बात हुई तो खुलने के कोई चांसेस नहीं थे। तो फिर अपने आप ही इन्होंने डिसीजन लिया कि चलो कोई दूसरा बॉर्डर देखते हैं। तो करीबन 7-8 घंटे चलने के बाद फिर ये हंगरी बॉर्डर पहुँचे। वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है उदरुत करके, यहाँ पर उनके फ्रेंड्स बारह रहते थे। तो उन्होंने बोला आप यहाँ जाइए, शायद यहाँ से एंट्री मिल जाए। लेकिन का अच्छा रहा कि इनको टैक्सी मिल गई, अदरवाइज वो जो 35 किलोमीटर्स का जो जाम लगा हुआ था फिर उसी रास्ते इनको वापस जाना पड़ता। तो टैक्सी इनको नियर बाई मिल गई। तो ये हंगरी बॉर्डर पर पहुँचे। वहाँ भी प्रॉब्लम वहीं बहुत सारी जो है, वहाँ से निकल के फिर जो है ये स्लोवालिया जो बॉर्डर है वहाँ पहुँच गए। जब अंदर एंट्री हो गई तो वहाँ पर जो है हमारी गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। इनको रिसीव किया और अच्छे होटल में इनको रखा, खाने की रहने की इनकी जो है बड़ी अच्छी व्यवस्था की। तो जब ये अंदर हो गए हम फिर टेंशन फ्री हो गए कि चलो ठीक है, कम से कम अपने लोगों के बीच में पहुँच गए, अपने एम्बेसी के। हाँ, अदरवाइज ये 2-3 दिन चले तो ना दिन में ना रात में। चलो दिन में तो सोते नहीं है पर हम पूरी रात नहीं सोए। फ़ोन पे भी ज़्यादा इनसे बात नहीं कर सकते थे क्योंकि इतना बैटरी नहीं है इनके पास भी जो है। तो हम एक छोटी सी मैसेज भेजते थे कि भाई अपना जो है हालचाल बताओ, ये ऑल ओके करके भेज देते थे तो थोड़ा सा शांति हो जाती थी। परेशानी तो बहुत हुई, कष्ट हुआ, पर ऐसे हालातों से निकल करके अब ये घर पे आ गए। बड़ी खुशी है हमको जो है। और हम जो है अपनी गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत जो है उनको, उनके एहसान बंद हैं कि उन्होंने ऐसी हालात में से और उस तरह से बच्चों को यहाँ पर निकालिया। उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। क्या कहना चाहेंगे जो तरह से गवर्नमेंट का ये रहा कि बच्चों को वापस लाने का काम किया जा रहा है? नहीं, ये तो बहुत अच्छा रहा कि ऐसी स्थितियों में और उन्होंने जो भी सुविधाएं अर्जेंट में बनाई और उनसे जो सुविधा मिल के बच्चे घर तक आए, ये बहुत बहुत अच्छी बात है और इस बात के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं। लेकिन इतना लंबा समय जो लगा कि तारीख 24 से और 2 तारीख 3 तारीख तक जो बीच में परेशानियां हुई वो बहुत ही गंभीर परेशानियां हुई। उस हालातों को सुनने से, सुनाने से बड़ा एक गंभीर विचार आते हैं अंदर। लेकिन ये ईश्वर की असीम कृपा थी, मिलने वालों की, हमारे बुजुर्गों का, हमारे मित्र मंडलियों का, सबका आशीर्वाद था कि हमारा बच्चा आज सुरक्षित अपने घर पर आ गया है। मैं उन सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और परमपिता परमात्मा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं कि हे परमपिता परमात्मा, जितने भी बच्चे जहां जिन कंट्रियों के वहां फंसे हुए हैं वो सुरक्षित अपने स्थान तक पहुंचे। आपने भी ये सचिन के परिवार के लोग हैं यहाँ पर। कुमार नरेंद्र सिंह भी सचिन से मिलने आए जो यूक्रेन के आने के बाद उन्हें सूचना मिली। कुमार साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं, काफ़ी संख्या में बच्चे अब भारत आ चुके हैं, मथुरा का सचिन भी आया है, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत खुशी का अवसर है, बहुत खुशी का माहौल है पूरे परिवार के लिए। और जिनका बच्चे वहाँ इतनी दूर, हज़ारों लाखों किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, उनके लिए कितनी वेदना और कष्ट का समय गुजरा होगा 24 तारीख से 2 तारीख तक, ये एक सोचने वाली बात है। लेकिन सुरक्षित आ गए, सबसे अच्छी बात ये है। और परिवार वालों को बड़ा सुकून मिल रहा है और हम गवर्नमेंट का निश्चित रूप से धन्यवाद देते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिलेइंग टैक्टिक्स अडॉप्ट की गई जो कि पहले हो जाना चाहिए था काम। लेकिन अब सरकार है, थोड़ा बातचीतों में थोड़ा सा वीज़ा पासपोर्ट का जो एक बॉटल नेक था उसको निकालने में थोड़ा समय लगा। लेकिन 2 बच्चों की, जैसा कि मीडिया से पता लगा है, 2 बच्चों की मृत्यु भी हो गई है। बड़ा दुखदायक, हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन बाकी बच्चे सुरक्षित आ रहे हैं, अभी काफ़ी रह भी गए, 16-17 हज़ार बच्चे लौट आए, कुछ रह गए अभी तो। और ये यहीं के ही नहीं, हम तो कहते हैं पूरे विश्व के बच्चे वहाँ आते थे पढ़ने, क्योंकि पढ़ाई वहाँ सस्ती थी, अच्छी थी। तो एक हमारी सरकार को इस पर फ्यूचर में जब सब शांति हो जाए तो शिक्षा के प्रसार के लिए ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, बजाय इसके कि हम लोग सिर्फ आंकड़े अपने बताएं
क्योंकि ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं कल एक इंटरव्यू देख रहा था महिला का, थाना के बम्बई का, वो कह रही थी मेरा बच्चा मेरिट में आ गया था लेकिन सीटें फुल हो गई, 90,000 सीटें थी कोई, तो उसकी वजह से उसको यहाँ नहीं दाखिला मिला, उसे जाके वहाँ। और प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इतना हैवी डोनेशन लेते हैं कि हर आदमी, पेरेंट्स उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो सरकार को इसके लिए नियम बनाने चाहिए कि हमारे बच्चे यहीं पढ़ें, यहीं अच्छी शिक्षा मिले, और जिससे कि उन लोगों को विदेश में न जाना पड़े अच्छी शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। तो ये मैं पुनः रणधीर सिंह जी को, हमारे मित्र हैं, हमारे पार्टी के भी हैं, ओम प्रकाश जी डीएस कॉलेज के चेयरमैन, इनके परिवार का बच्चा सचिन लौट आया, इससे ज़्यादा खुशी की बात। और भी बच्चे हैं हमारे, करण सिंह एडवोकेट हैं, उनकी बेटी भी है, लेकिन आज वो पोलैंड पहुंच गई है। बल्कि मैंने ही उनको 2-3 दिन पहले बताया था, मेरे एक जानकार पोलैंड में थे, उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा आप उनसे कहिए पोलैंड भेजे हो। हालांकि ये तो किसी दूसरी कंट्री से होके आए हैं, लेकिन ठीक है, जिसको जहाँ से हंगरी है, पोलैंड है, चेकोस्लोवाकिया है, रोमानिया है, ऐसे घर आ गए सुरक्षित, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है। धन्यवाद। इस तरह से आपने देखा है कि यूक्रेन में युद्ध के हालात इस समय बेहद खतरनाक हैं। भारतीय छात्र बड़ी संख्या में भारत वापस लौट आए, कुछ छात्र भी फंसे हुए हैं। अब इनमें से मथुरा के आनंदवन का सचिन, जो कि अब यूक्रेन से अपने घर आया है, तो इसी बीच हमने भी बातचीत की और वहाँ के हालात के बारे में हमने भी जाना है। हालात बेहद खराब हैं और जिस तरीके से छात्रों को वहाँ से जिन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, ये अपने आप में बहुत ही गंभीर समस्या है कि लगातार उनको 50 किलोमीटर तक चलना है, रात भर चलना है, दिन में चलना है। एक बॉर्डर पे उन्हें एंट्री नहीं है, दूसरे बॉर्डर पे जाना है, वहाँ से फिर जाके तीसरे बॉर्डर पे जाके उन्हें पहुँचना है। तो इस तरह के तमाम हालात ऐसे हैं जिनसे गुजरकर भारतीय छात्र अपने देश लौटे। लेकिन हमें बड़ी खुशी है कि वो सकुशल अपने घर वापस आ रहे हैं और सरकार भी इसमें एक बड़ी भूमिका निभा रही है, क्योंकि युद्ध दो देशों के बीच चल रहा है, लेकिन भारत की भी इसमें एक बड़ी भूमिका है कि कम से हजारों की तादाद में जो भारतीय छात्र फंसे हुए हैं उन्हें वहाँ रेस्क्यू किया जा रहा है। ऐसे में हमें उम्मीद है कि भारत सरकार जल्द ही सभी छात्रों को वापस भारत बुलाने में सफल और कामयाब हो पाएगी। न्यूज़ कॉर्पोरेशन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।